हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखेंगे और साथ ही साथ उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को भी देखेंगे और देखेंगे कि वो शानदार तरीका क्या है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों के माइंड में प्रशस्त किया जा सके, इजी बनाया जा सके। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं स्पेशली ये कार्बन तथा कार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, इसे हिंदी में कार्बनिक यौगिक भी बोला जाता है। ओके, कार्बनिक मतलब स्पेशली कार्बन और कार्बन के डेरिवेटिव्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बतला दे रहा हूं कि सिर्फ कार्बन ही नहीं होगा बल्कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन श्योरली ही अटैच पाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। इस वजह से जनरली हम इसको हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की एक अलग यहां पर ग्रुप बन जाती है जिसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और साथ ही साथ जितने भी कंपाउंड्स यहां पर आप पाएंगे डियर स्टूडेंट, सब में कार्बन और हाइड्रोजन श्योरली प्रेजेंट पाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डियर स्टूडेंट स्पेशली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ओपन चेन वाला कंपाउंड्स और दूसरा होता है क्लोज चेन वाला कंपाउंड्स। ओके, जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं उनको हम असाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं या नॉन रिंग कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओके, और जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स होते हैं उनको हम साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं या रिंग कंपाउंड्स भी कहते हैं। ओके, और डियर स्टूडेंट्स ओपन चेन के कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक, यह वर्ड बहुत ही पॉपुलर है, एलिफैटिक नेम से भी जानते हैं। किससे? एलिफैटिक कंपाउंड्स के नेम से भी जानते हैं। मींस ओपन चेन के जितने भी कंपाउंड होंगे उनको हम एलिफैटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। आइए सबसे पहले हम ओपन चेन के कंपाउंड को स्टडी करते हैं, उससे जुड़े हुए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं और देखते हैं कि उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर स्पेशली हम 13 प्रकार के फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करते हैं। 13 टाइप्स के अलग अलग जो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसका स्टडी करते हैं और कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, वो शानदार ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं वन बाय वन। ओके डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन की। किसकी चर्चा करेंगे? हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन की तो हाइड्रोकार्बन जैसा मैंने आपको बताया इसमें स्पेशली हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाएगा। ओके, और हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहां पर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड पाए जाते हैं। अर्थात ये सिंगल बॉन्ड वाले जब रहते हैं, केवल सिंगल बॉन्ड वाले, तो उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं तब इनको हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये बात कहां तक सही है, कैसे सही है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की। हाइड्रोकार्बन में हम बात करते हैं सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की, जिनको हम जनरली एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? एल्केन कहते हैं। एल्केन के बारे में मैंने आपको बताया क्या, ये जनरली क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ये क्या होंगे? सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स होंगे। और एल्केन जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है। मतलब ये क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से भी इसको जाना जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है जिनको हम एल्केन बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला डियर स्टूडेंट क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ओके, क्या होता है? CnH2n+2 होता है। मतलब कार्बन के बगल में देखिए n लगा हुआ है, हाइड्रोजन के बगल में देखिए 2 × n, मतलब n की वैल्यू यदि हम 1 by 1 रखते चले जाएं, मतलब n की वैल्यू यदि हम 1 रख देते हैं, क्या रखते हैं डियर स्टूडेंट? 1 रख देते हैं, तो क्या प्राप्त होगा जरा सोचिए? C है ना, और 2 × 1 2 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, मतलब CH4 प्राप्त होगा। और यदि हम n की वैल्यू 2 रखते हैं डियर स्टूडेंट, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C2 है ना, और यहाँ 2 2 जा 4, 4 और 2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। उसी तरह से यदि हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट क्या? C3H8। क्या हो जाएगा? C3H8। आप देख सकते हैं
2 3 जा 6 और 2 मिलके 8 हो जाएगा। और उसी तरह से यदि हम n की वैल्यू यहाँ 4 रख देते हैं तो हमको प्राप्त होता है C4H10। ओके, मतलब डियर स्टूडेंट ओवरऑल आप ये देख रहे हैं कि यदि हम n की वैल्यू इस तरह से कंटिन्यूसली बढ़ाते चले जाएं, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 यदि कर दिया जाए, n की वैल्यू यदि यहाँ 6 कर दी जाए, n की वैल्यू यहाँ 7 कर दी जाए, n की वैल्यू यहाँ पे 8 कर दी जाए, n की वैल्यू यहाँ पे 9 कर दी जाए और n की वैल्यू यहाँ पर 10 कर दी जाए। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा कि कार्बन जो है क्रमशः एक एक कार्बन आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट ये बढ़ते जा रहा है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 कार्बन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 कार्बन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 कार्बन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 कार्बन, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 कार्बन, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 कार्बन। ओके डियर स्टूडेंट, और हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि 2 बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ये क्रमशः जुड़ते चला जा रहा है, CH2 का कॉम्बिनेशन होते जा रहा है। 2 हाइड्रोजन देखिए 4 6 8 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12, और यहाँ पे हो जाएगा 14 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 16, और यहाँ पे हो जाएगा 18, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 20, और यहाँ पे हो जाएगा क्या 22। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, कार्बन की जो भी संख्या रहेगी उसके ट्वाइस से 2 ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की संख्या। जैसे आप देखिए हाँ यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 2 का यदि मैं ट्वाइस कर देता हूँ तो 2 2 जा 4 होता है, उससे 2 ज़्यादा है। 3 2 जा 6 होता है, 2 ज़्यादा है। यहाँ देखिए 6 2 जा 12 होता है, 2 ज़्यादा है। मतलब ये जो है जनरल फार्मूला है एल्केन को प्राप्त करने का, जो कि सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड कहलाते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये इनका नाम कैसे रखा जाता है आइए देख लेते हैं। तो इसको नामकरण करने का भी आसान तरीका है। सबसे पहले आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर लगाते हैं मेथ। क्या लगाते हैं मेथ, या क्या लिखते हैं मेथ। मेथ के बाद 2 कार्बन रहेगा तो हम लिखते हैं एथ, 3 कार्बन रहेगा तो हम लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो हम लिखेंगे ब्यूट, 5 कार्बन रहेगा तो हम लिखेंगे पेंट, और उसी तरह से 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो हम लिखेंगे नोन, और 10 कार्बन है तो हम लिखेंगे डेक। इस तरह से डियर स्टूडेंट ये चलता है। ओके, और डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर हम एल्केन की बात कर रहे हैं। एल्केन मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसमें सब में एन लगाया जा रहा है। एन लगाए जाने की वजह से इसका जो नाम पड़ेगा डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा मेथेन। देखिए मैं यहाँ पे ए एन ई लगा रहा हूँ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से इनका नाम रखा जाता है। मान लीजिए आगे 11 कार्बन होता है तो अनडेकेन, 12 कार्बन होता है तो डोडेकेन, और उसके बाद 13 कार्बन तो ट्राइडेकेन। इस तरह से इसका नाम रखते चला जाता है। स्पेशली 10 तक जो है डियर स्टूडेंट आपको जरूरत पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि 10 कंपाउंड के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सिर्फ क्या करना था, जैसे मेथेन का फार्मूला आपको मालूम चला तो उसमें 1 कार्बन बढ़ाते जाइए, 2 हाइड्रोजन बढ़ाते चाहिए। देखिए 1 कार्बन बढ़ते चला गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ते चला गया। तो डियर स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे ये भी बतलाना चाह रहा हूँ कि ये सारे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, आप कैसे जानेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई भी एक कंपाउंड का हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते हैं। ये देखिए एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना पड़े तो कैसे बनाएंगे। जैसे डियर स्टूडेंट मान लीजिए हम इसको ब्यूटेन को लेते हैं। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा। देखिए यहाँ 4 कार्बन है, 4 कार्बन तुम इस तरह से सिंगल बॉन्ड से देखिए इनको हमने जोड़ दिया, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं 10 हैं, हाइड्रोजन 10 हैं डियर स्टूडेंट। तो आप यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन जो है जुड़ गए। मतलब ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। और सब जगह आप डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, सिंगल बॉन्ड ही पाया जा रहा है। मतलब ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की गिनती में आता है। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पर सब जगह सिंगल बॉन्ड पाया जा रहा है। और कार्बन की वैलेंसी डियर स्टूडेंट कितनी होती है, 4 होती है। देख लीजिए चारों तरफ से कितना पाया जा रहा है, 4 पाया जा रहा है। कितना पाया जा रहा है, 4 पाया जा रहा है। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ मैंने किसका लिखा है, C4H10 का, दैट इज ब्यूटेन का लिखा है। किसका लिखा है, ब्यूटेन का। इस तरह से आप किसी की भी स्ट्रक्चर को आप बना सकते हैं
कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, अब हम डियर स्टूडेंट चलते हैं डबल बॉन्ड की तरफ। डबल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है, स्पेशली हम इनको एल्किन न करके कह के इसको हम एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एल्कीन बोलते हैं। लास्ट में क्या लग रहा है डियर स्टूडेंट? ENE लग रहा है। क्या लग रहा है? ENE। ओके, तो ये जो होते हैं डियर स्टूडेंट, ये डबल बॉन्डेड होते हैं। ये क्या होते हैं? डबल बॉन्डेड होते हैं। डबल बॉन्डेड होने की वजह से ये हमारा सैचुरेटेड नहीं बल्कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये किसकी गिनती में आ जाता है? ये बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, क्लियर स्टूडेंट? ये कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहां पर भी डियर स्टूडेंट फार्मूला आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि किस तरह से हम जो है एल्कीन के कंपाउंड्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और स्ट्रक्चर फार्मूला भी एक कम से कम एक बना लेंगे, ताकि मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चर फार्मूला में डबल बॉन्ड है कि नहीं ये अपने को पता चल जाए और हमारे लिए कोई भी डाउट वाली बात न हो। ओके डियर स्टूडेंट, तो आइए अब हम देखते हैं एल्कीन को। हम क्या देखते हैं डियर स्टूडेंट? एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन की संख्या के आधार पर ये डिटरमाइंड होता है, तो नाम भी मैंने आपको डियर स्टूडेंट बताया। क्या नाम बताया? जैसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमने जो है कार्बन की संख्या के हिसाब से बना लिया। कहने मतलब है यदि यहाँ पे मेथ है तो मतलब कार्बन एक ही रहेगा, एथ है तो कार्बन कितना रहेगा? 2 रहेगा, प्रोप है तो कार्बन 3 होगा, ब्यूट है तो कार्बन कितना होगा? 4 होगा, पेंट है तो कार्बन कितना होगा? 5 होगा, हेक्स है तो कार्बन कितना होगा? 6 होगा, हेप्ट है तो कार्बन कितना होगा? 7 होगा, ऑक्ट है तो कार्बन कितना होगा? ये कार्बन 7 हो गया और ये कार्बन यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ कार्बन कितना हो गया? 9 हो गया नोन में, और डेक में हो जाएगा कार्बन 10। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है हम कार्बन के हिसाब से इसको जानते हैं। चूंकि ये हमारा डियर स्टूडेंट क्या है? एल्कीन है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। डबल बॉन्डेड कंपाउंड है तो डियर स्टूडेंट ये जो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n हो जाता है। ओके, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन ही जोड़े जाते हैं, डोंट वरी। पहले हम इसको देखते हैं कि इनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो ये हो जाएगा मेथिन। क्या हो जाएगा? मेथिन, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन, और ये हो जाएगा पेंटीन, ये हो जाएगा हेक्सिन, ये हो जाएगा हेप्टिन, ये हो जाएगा ऑक्टिन, ये हो जाएगा नोनिन, और ये हो जाएगा डेकिन। सब में हमने ENE लगा दिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए अब यहाँ पे एक कार्बन की बात हो रही है, तो ये जो डियर स्टूडेंट एक कार्बन तो यहाँ लगा है, लेकिन जो मेथिन है, मेथिन के बारे में आपको ये बतला दे रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि ये नॉन अप्लीकेबल होता है। क्या होता है? नॉन अप्लीकेबल होता है। इसका मतलब इसका कोई भी कंपाउंड नहीं पाया जाता है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं स्टडी करते हैं, ये नॉन अप्लीकेबल होता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिए एथिन। एथिन जिसका पॉपुलर जो नेम है वह है एथिलीन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? इसका पॉपुलर नेम है एथिलीन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? एथिलीन। ये बहुत ही पॉपुलर नेम है, इस वजह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, व्यवहारिक नाम भी उसका लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ कार्बन की संख्या जैसे मैंने बताया एक एक बढ़ती गई तो हाइड्रोजन 2 बढ़ाते जाएंगे। पहले हम इसके कंपाउंड को लिख देते हैं। एथिलीन का फार्मूला जो होता है डियर स्टूडेंट C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। बस 2 हाइड्रोजन आपको बढ़ाते जाना है, 2 हाइड्रोजन बढ़ाना है। मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने देखा कि कार्बन की जितनी भी संख्या है उसका 2 गुना क्या है? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर पाई जा रही है। अब हम किसी का स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट बनाना चाहें, जैसे मान लीजिए हमको C6H12 दैट इज हेक्सिन का स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है, हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ डियर स्टूडेंट कार्बन कितना दिखाई दे रहा है आपको? 6 दिखाई दे रहा है। तो 6 कार्बन के लिए हमें देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ऐसे करके पहले बना दे रहे हैं डियर स्टूडेंट। ये कितना हो गया? 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ओके, उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है। कितने हैं? 12 हाइड्रोजन है। 12 हाइड्रोजन है तो डियर स्टूडेंट हम इसको इस तरह से जमाएंगे। देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, कितने हो गए डियर स्टूडेंट? 6 हाइड्रोजन आपके अरेंज हो चुके हैं।
3 लेफ्ट में और 3 राइट में, राइट के एंड में जम चुके हैं। ओके डियर स्टूडेंट, 6 हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट एक यहाँ पर दिखाया, तो मैंने एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दिखाया। तो इस तरह से आपने देखा कि 4 और मिल गए हैं, तो ये 10 हाइड्रोजन हो गया है। अभी हमारे पास 2 हाइड्रोजन ही शेष बच रहा है, क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, 12 में से हमने 5 इधर 5 इधर 10 जमा दिया है। अब 2 बच रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर H लगा दिया और यहाँ पे H लगा दिया, तो आप डियर स्टूडेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी है 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इस कार्बन का देखिए 1 2 3 दिखाई दे रहा है, इस कार्बन देखिए 1 2 3 दिखाई दे रहा है। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए डियर स्टूडेंट। यहाँ बीचों बीच हम क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, डबल बॉन्ड कर देंगे। तो ये जो भी एल्कीन होंगे उनके बीचों बीच आप लोग देखिए डबल बॉन्ड करने से आसानी से एक स्ट्रक्चर फार्मूला प्राप्त हो गया, किसका, हेक्सीन का। किसका, हेक्सीन का। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एल्कीन के बारे में देख लिए। अब हम चलिए डियर स्टूडेंट अब दूसरे या तीसरे हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होता है डियर स्टूडेंट CnH2n -2, CnH2n -2। ओके, मतलब यहाँ पर देखिए पहले बारे में CnH2n +2 था, उसके बाद 2n हुआ, उसके बाद 2n -2 हुआ। अब तीसरे हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एल्काइन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, एल्काइन। यह है एल्काइन। ओके, तो ये देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ये कंपाउंड जो होते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, इनको भी हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। बस डियर स्टूडेंट आपको ये करना है कि यहाँ पर जो इन लगा है, इन को हटा देना है। इन को हटा करके इसकी जगह आपको आइन लगाना है। क्या लगाना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको आइन लगाना है। ठीक है, आइन लगा देना है। आइन लगाने का मतलब ये है कि ये नाम इस तरह से हो जाएगा, ये नाम हमारा हो जाएगा क्या, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये नाम हमारा इस तरह से हो जाएगा क्या, मेथाइन। देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम आइन लगाने जा रहे हैं, आइन लगाने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मेथाइन, ये हो जाएगा एथाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन, ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ये हो जाएगा पेंटाइन, ये हो जाएगा हेक्साइन, ये हो जाएगा हेप्टाइन, ये हो जाएगा ऑक्टाइन, ये हो जाएगा नोनाइन, ये हो जाएगा डेकाइन। ओके डियर स्टूडेंट, तो कार्बन जैसे देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी जो मेथाइन है वो नॉन अप्लीकेबल है ना। तो यहाँ पर जो हम पहले जो है कंपाउंड के बारे में देखेंगे, तब आपको ये ज़्यादा आसानी लगे। पहले कंपाउंड के बारे में देखते हैं, फिर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर किसी एक कंपाउंड को बनाकर देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये स्टूडेंट मैंने आपको बतलाया यहाँ पर कि कार्बन चूंकि एक एक बढ़ते चला जाएगा यहाँ पर, और हाइड्रोजन 2 बढ़ता है। ठीक है, लेकिन आपको पहला कंपाउंड याद रखना पड़ेगा, उस पहले कंपाउंड से आसान हो जाएगा। जैसे हम एथाइन की बात करें डियर स्टूडेंट, तो इसका जो पॉपुलर नेम है ये है हमारा एसिटिलीन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट, एसिटिलीन। ये हमारा व्यवहारिक या कमर्शियल नेम है एसिटिलीन। ओके, तो डियर स्टूडेंट इसका फार्मूला आपको याद करने की जरूरत है, ये हो जाता है C2H2। क्या डियर स्टूडेंट, C2H2। ओके, मतलब 2 हाइड्रोजन आप बढ़ाते जाइए तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आप कहीं भी देखिए डियर स्टूडेंट, ये फार्मूला आपको अप्लीकेबल दिखाई देगा। जैसे 5 2 जा 10, 10 में से 2 कम पाया जा रहा है, 4 2 जा 8, उससे 2 कम पाया जा रहा है, मतलब 2n -2 होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि 9 और मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझ में आ गया। पहले में 10, फिर 9, फिर 9, मतलब टोटल 28 फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझ में आ गया, और स्ट्रक्चर फार्मूला भी समझ में आ रहा है। आइए किसी और का डियर स्टूडेंट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम हेप्टाइन का, हेप्टाइन। ओके, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं, 7 कार्बन पाया जा रहा है डियर स्टूडेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन कितने डियर स्टूडेंट, 12 हैं। कितने हैं डियर स्टूडेंट, 12 हैं। तो 12 जैसे मैंने आपको बतलाया है वैसे ही आपको करना है। 1 2 3, यहाँ पे क्या हो गया डियर स्टूडेंट, हाइड्रोजन हो गया 1 2 3। यहाँ पर भी हम कर लेते हैं 1 2 3, 6 हो चुका है 12 में से। यहाँ पे देखते हैं 1 2, और फिर यहाँ पे करते हैं 1 2, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट, देखिए 5 इधर 5 इधर, 10 हो चुका है। ओके, हमारे पास 2 और बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं डियर स्टूडेंट, 2 और बच रहे हैं। ठीक है, तो 2 और बच रहे हैं डियर स्टूडेंट। तो इसको देखिए कैसे किया, जो हमारे पास कार्बन 4 है, 4 है, तो डियर स्टूडेंट देखिए
देखिए स्टूडेंट, ये हमारा C7H14 है। अब हमारे पास देखिए 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, तो 2 हाइड्रोजन में डियर स्टूडेंट मान लीजिए एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो डियर स्टूडेंट देखिए गौर से, यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही कि कैसे किया जाए, कैसे ये बॉन्ड कंप्लीट होने पाए। तो बीच में हम डियर स्टूडेंट ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो रही है? 3 इधर और एक इधर 4 हो रहा है। इस कार्बन का भी देखिए 3 इधर और एक इधर 4 हो रहा है, मतलब ये पूरी तरह से इसकी वैलेंसी 4 पाई जा रही है। ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इस कार्बन का कितना हो रहा है? 3 इधर एक इधर 4 हो जा रहा है। एक मिनट, तो यहाँ पर देखते हैं एक बार फिर से डियर स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ देखते हैं 3 5 और 6 आपको दिखाई दे रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट ये भी गलती हो गया है। यहाँ पर मैंने जो है क्या कहते हैं, ये 7 की जगह मैंने 8 कार्बन ले लिया है, इसी वजह से गलती हो रहा है डियर स्टूडेंट। 8 कार्बन नहीं, मतलब मैं जो बना रहा हूँ ये ऑक्टाइन को बना रहा हूँ। किसको बना रहा हूँ डियर स्टूडेंट? ऑक्टाइन को। किसको डियर स्टूडेंट? ऑक्टाइन को। ऑक्टाइन मतलब ये हो जाएगा C8H14, मतलब हाइड्रोजन हमको कितना चाहिए? 14 होने चाहिए। तो देखिए एक बार फिर से डियर स्टूडेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। हाइड्रोजन हमारे पास 14 है। 14 है, देखिए डियर स्टूडेंट 3 2 5, यहाँ पर देखिए 3 2 5 10 हो चुका है। 10 के बाद देखिए 12 हो चुका है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं एक और लगा दे रहा हूँ 12, फिर ये 13 हो जाएगा और यहाँ पे लगाऊंगा ये 14 हो जाएगा। अब देखिए पूरी तरह से सही पाया, मिस्टेकली हो गया था, है ना। तो मैंने आपको यहाँ बतला दिया, इस तरह से आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते हैं। सब देखिए सारे कार्बन की वैलेंसी 4 पाई जा रही है। ओके, तो ये एल्काइन हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम चलते हैं और क्या कहते हैं, अभी डियर स्टूडेंट जो भी हम पढ़ रहे हैं वो ओपन चेन वाले कंपाउंड या असाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो जो हाइड्रोकार्बन थे डियर स्टूडेंट उनके बारे में हम चर्चा कर लिए हैं, और उसके बाद हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, इनको आपस में जोड़ा जाएगा तो किस तरह से और भी कंपाउंड्स बनेंगे। ये 13 यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं डियर स्टूडेंट। उन 13 फंक्शनल ग्रुप को भी समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ABC कहलाता है ये चैप्टर, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत है। तो यदि आप इसको ध्यान देंगे स्टूडेंट्स तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम आसान लगेगा, है ना। मैथमेटिक्स की जैसा इसमें स्कोर होता है, मैथमेटिक्स के जैसा ये समझा जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट हम देखिए पहले हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा कर लिए, अब हम हैलाइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बतला दे रहा हूँ, जैसे ये एल्केन हो गया डियर स्टूडेंट। एल्केन का जो फार्मूला है उसको हम शॉर्टकट में RH के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? RH के रूप में जानते हैं डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपने देखा कि जैसे हमने मेथेन के बारे में चर्चा किया, सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है एल्केन। मेथेन का फार्मूला आपने डियर स्टूडेंट देखा क्या? CH4 देखा। एथेन की बारे में मैं बात करूं तो एथेन का जो फार्मूला था वह कितना था? C2H6 था। उसके बाद यदि हम प्रोपेन की बात करें डियर स्टूडेंट तो प्रोपेन का जो फार्मूला है वह कितना है? C3H8 है। और यदि हम ब्यूटेन की बात करते हैं तो ये हो जाता है C4H10 हो जाता है। मतलब कहने मतलब ये ऐसे ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने आपको एल्केन में 10 कंपाउंड्स के बारे में बताया है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर स्पेशली हम 4 भी देखते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप का यूज कैसे किया जाएगा ये समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। ये तो हम एल्केन की बात डियर स्टूडेंट कर लिए हैं। अब एल्केन के बाद हम देखते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे एल्काइल के बारे में। किसके बारे में देखते हैं डियर स्टूडेंट? एल्काइल के बारे में देखते हैं। तो एल्काइल के बारे में यदि हम देखते हैं, चर्चा करते हैं तो ALKYL। एल्काइल में डियर स्टूडेंट क्या होगा? ये सिर्फ R रह जाएगा और ये सिंगल बॉन्डेड होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट? सिंगल बॉन्डेड होगा। मतलब हाइड्रोजन इसमें से निकल जाता है। क्या निकलता है? हाइड्रोजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो हाइड्रोजन रिलीज हो जाने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट, यदि एक हाइड्रोजन की कमी कर दें तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन की कमी होगी तो ये बन जाएगा CH3। क्या बन जाएगा? CH3। एक हाइड्रोजन कमी होता है, ये मेथिल नहीं कहलाएगा, उस समय ये कहलाएगा मेथिल। क्या कहलाएगा डियर स्टूडेंट? मेथिल। और कहीं कहीं इसको हम एसिड के नाम से भी जानते हैं। कहाँ जानते हैं? अभी मैं आपको कंपाउंड्स बतलाते जाऊंगा तो समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं जो रूल है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। एक हाइड्रोजन निकल गया तो मेथिन से क्या बन गया? मेथिल हो गया। इसका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा मतलब C2H5 हो जाएगा। तो C2H5 हो जाएगा तो ये एथिन नहीं कहलाएगा बल्कि एथिल कहलाएगा। ओके,
और C3H8 है, यदि इसमें से एक हाइड्रोजन में कम कर दूं तो C3H7 हो जाएगा, तो ये प्रोपेन न कहला के प्रोपिल कहलाएगा। उसी तरह से डियर स्टूडेंट, यदि एक हाइड्रोजन हम इसका भी कम कर दें तो ये हो जाता है C4H9 और ये हमारा हो जाता है क्या, ब्यूटेल। ब्यूटेन से क्या बन जाता है, ब्यूटिल बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो उससे क्या फायदा हो रहा है, आखिर मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं उनके थ्रू, तो ये अभी डियर स्टूडेंट अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, इस फायदे को देखते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए डियर स्टूडेंट, अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेकेंड जो है फंक्शनल ग्रुप के हैलाइड के बारे में चर्चा करें। किसके बारे में, हैलाइड के बारे में। हैलाइड मतलब हैलोजन एलिमेंट्स हैं, जिसमें आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही रिएक्टिव होता है, इस वजह से इसको नहीं कम यूज में लाया जाता है, स्पेशली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के बारे में ज़्यादा स्टडी किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर देखिए मेथिल है, क्या है डियर स्टूडेंट, मेथिल है। मेथिल के साथ यदि मैं क्लोरीन लगा दूँ, जैसे CH3 है, इसके साथ यदि मैं Cl लगा दूँ तो इसको पढ़ेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, मेथिल क्लोराइड, मेथिल और क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ C2H5 है, इस C2H5 के साथ यदि मैं मान लीजिए Br लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड। जैसे यहाँ प्रोपिल आपको दिखाई दे रहा है C3H7, यदि इसके साथ मैंने आयोडीन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा। कहने मतलब इस तरह से आप नाम रखते चले जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब देखिए मान लीजिए हम तीसरे जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल की बात करते हैं। एल्कोहल में क्या पाया जाता है, OH पाया जाता है। क्या पाया जाता है डियर स्टूडेंट, OH पाया जाता है। OH पाए जाने मतलब यदि हम इस Cl को हटा करके यहाँ पर डियर स्टूडेंट OH लगा देते हैं तो इसका नाम पड़ जाएगा CH3 से क्या है, मेथिल, मेथिल एल्कोहल। क्या नाम पड़ जाएगा, मेथिल एल्कोहल। और ये क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल। और ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल एल्कोहल। कहने मतलब है इस तरह से आप नाम रख सकते हैं। ये एल्किल ग्रुप जरूरी है जो मैंने आपको ये बतलाया। अब उसके बाद एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे हैं। क्या, और देखिए डी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया जो CH3 है, CH3 को एसिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एसिड भी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए डी स्टूडेंट, अभी मेथिल के साथ जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा था उसमें कार्बन नहीं पाया गया। OH में कहाँ कार्बन है, तो इसको हमने मेथिल बोला, मेथिल एल्कोहल। लेकिन देखिए हम डी स्टूडेंट अगली देख रहे हैं एल्डिहाइड के बारे में। किसके देख रहे हैं, एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप होता है डियर स्टूडेंट, वह होता है CHO। क्या होता है डियर स्टूडेंट, CHO होता है। क्या होता है, CHO। देखिए डियर स्टूडेंट, यदि हम यहाँ पे CHO लगा देते हैं, यहाँ पर CHO लगा देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप लग रहा है इसमें दो पर्याप्त है। जैसे यहाँ देख रहे हैं डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप पाए जाने की वजह से इसको अब मेथिल नहीं बोलेंगे बल्कि एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, एसिड बोलेंगे। तो एसिड में ये हमारा एल्डिहाइड लग जाएगा। इस तरह से एल्डिहाइड हम जोड़ देंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिटल्डिहाइड। और यहाँ 3 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन एल्डिहाइड हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड। तो इस तरह से आप इसका नाम रख सकते हैं। ओके, अब आइए डियर स्टूडेंट, हम एल्डिहाइड तक पढ़ चुके हैं, समझ में आ गया है। अब हम ईथर के बारे में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ईथर के बारे में उनका नाम कैसे रखा जाएगा इसको भी देखते हैं, समझते हैं। ईथर के देखिए डियर स्टूडेंट, जो सिंबल दिखाई दे रहा है सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है या ROR' के रूप में आपको दिखाई दे रहा है ना, ROR' के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आइए ईथर के बारे में देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, मेथिल का जो फार्मूला बताया वह क्या बताया, CH3। एथिल का क्या बताया, C2H5। प्रोपिल क्या बताया, C3H7। इस तरह से पर्याप्त है, 2-3 तो पर्याप्त है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब हम देखते हैं ईथर के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, ईथर के बारे में। ईथर फंक्शनल ग्रुप लगने से नामकरण कैसे किया जाएगा इसको हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ईथर का स्पेशली जो सिंबल है वह क्या है, ROR' है, या इसको हम सिर्फ इस तरह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड करके रूप में दिखा सकते हैं। R हमारा एल्किल ग्रुप है, तो इस एल्किल ग्रुप में से कोई भी आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट। इस एल्किल ग्रुप में से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एल्किल ग्रुप की जगह, जैसे R की जगह मान लीजिए मैंने CH3 ले लिया। क्या ले लिया, CH3 ले लिया। तो CH3 हो गया, बीच में हमारा वो सिंगल बॉन्ड लगा है, तो इसका नाम पड़ जाएगा डाई मेथिल ईथर। क्या नाम पड़ जाएगा, डाई मेथिल ईथर। ओके डियर स्टूडेंट, और इसी तरह से मान लीजिए हमने R की जगह मैंने ले लिया C2H5 और यहाँ पर O रह गया, यहाँ पे C2H5 ले लिया, तो ये हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डाई एथिल ईथर। ओके, तो कहने का मतलब है जो ईथर है ये हमारा सिमेट्रिकल भी, सिमेट्रिकल मतलब दोनों तरफ सेम एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है।
जैसे यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5 भी ले सकते हैं, C3H7 भी ले सकते हैं, तो वह अनसिमेट्रिकल ईथर के अंतर्गत जाना जाता है। ओके, तो डियर स्टूडेंट हम अगला चलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में देखते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में समझते हैं कि इससे कंपाउंड का नाम किस तरह से रखा जाएगा, इसको भी देखते हैं और समझते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में। किसके बारे में डियर स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में देखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में यदि चर्चा करते हैं डियर स्टूडेंट, तो कार्बोक्सिलिक में आपको क्या दिखाई दे रहा है? COOH। क्या दिखाई दे रहा है? COOH मतलब जैसे यहाँ पर मैंने CH3 ले लिया डियर स्टूडेंट, क्या ले लिया? CH3 के साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पर COOH लगा दिया, तो यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप पाया जा रहा है। तो यहाँ पर CH3 को हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? एसिड बोलेंगे। और जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा उसमें हम ईक एसिड जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ईक एसिड जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? एसिटिक एसिड। और इसमें एक पॉपुलर और है डियर स्टूडेंट, इससे पहले का जो कंपाउंड होता है वह H मान लीजिए लेकर के HCOOH कर दिया, तो यहाँ पर H को डियर स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म। H को क्या बोलते हैं? फॉर्म। फॉर्म में COOH की वजह से ईक एसिड लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फॉर्मिक एसिड। क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट? फॉर्मिक एसिड। स्पेशली दो एसिड के नाम याद रखेंगे, एसिटिक और फॉर्मिक एसिड, ये बहुत ही खास हैं, बार बार ये यूज में आएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम चलते हैं आगे, कीटोन के बारे में देखते हैं। कीटोन का नामनक्लेचर कैसे किया जाएगा उनको भी देख लेते हैं। कीटोन का सिंबल डियर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है ना? सिंगल बॉन्ड करके देखिए दिखाई दे रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट? इस तरह से आपको यहाँ सिंबल दिखाई दे रहा है कीटोन। क्या नाम है डियर स्टूडेंट? ये कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना? तो इसका नाम क्या कैसे रखा जाता है उसको देखते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट मान लीजिए हमने CH3 लगा दिया, और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया, और इस तरह से हमने इसको CO कर दिया, तो इसका जो नाम डियर स्टूडेंट होगा वो होगा डाईमेथिल कीटोन। क्या नाम होगा? डाईमेथिल कीटोन। तो डाईमेथिल कीटोन से ज़्यादा पॉपुलर नेम डियर स्टूडेंट हुआ क्या है? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। स्पेशली आप एक कीटोन को याद रखें, इससे आपका काम चल जाएगा। उसके बाद हम डियर स्टूडेंट चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो हमारा है एस्टर। क्या है डियर स्टूडेंट? एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखते हैं, इसका नामनक्लेचर कैसे किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जब भी एस्टर की बात होगी लास्ट में एट शब्द लगता है। जैसे आपने डियर स्टूडेंट देखा है एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, एसिटिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको विनीगर भी बोला जाता है। एसिटिक एसिड जो मैंने अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रेफरेंस में बताया, इसका फार्मूला देखिए, एसिड और ईक एसिड COOH हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ सिंगल बॉन्ड भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रक्चर फॉर्म भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डियर स्टूडेंट जब ये एसिटिक एसिड है और यदि मैं इसमें से हाइड्रोजन रिलीज कर दूं, रिलीज करूंगा तो डियर स्टूडेंट क्या होगा जरा सोचिए, यहाँ पर एक एसिटेट आयन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। ओके, एसिटेट आयन प्राप्त होगा और हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एसिटेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटेट आयन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट चूंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम इसको एसिटेट मतलब आयन शब्द लगा रहे हैं, और यदि माइनस नहीं रहेगा तो इसको सिर्फ क्या बोलेंगे? एसिटेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? एसिटेट बोलेंगे। उसी बेस पे देखिए डियर स्टूडेंट, सिर्फ मैंने बताया कि सिर्फ इतना लेते हैं तो हम क्या बोलेंगे? इसको एसिटेट के नाम से इंडिकेट करेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर ले लिया CH3COO, लेने के बाद मतलब अभी एसिटेट है, इसके साथ मान लीजिए मैंने यहाँ पर C2H5 लगा दिया। क्या लगा दिया? C2H5, तो इसका नाम पड़ जाएगा एथिल एसिटेट। क्या बन जाएगा? एथिल एसिटेट। तो एथिल एसिटेट मतलब लास्ट में डियर स्टूडेंट 8 आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। देखिए मैंने सिंबल में लिखा है कि COOR। क्या? COOR मतलब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि COO के साथ एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, COOR की पुष्टि हो रही है। तो इस तरह से आपको एस्टर आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमने एस्टर के बारे में भी चर्चा कर लिया, कीटोन के बारे में भी चर्चा कर लिया। अब नए फंक्शनल ग्रुप जो है एसिड एनहाइड्राइड के बारे में देखते हैं और समझते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में देख लेते हैं, उससे आपको काफ़ी आसानी रहेगा कंपाउंड्स को पढ़ने में, समझने में। ओके, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ सिंबल आपको दिखाई दे रहा है डियर स्टूडेंट, क्या दिखाई दे रहा है? CO। क्या दिखाई दे रहा है? CO। और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? O। ओके, तो एसिड एनहाइड्राइड में जो यहाँ सिंगल बॉन्ड है डियर स्टूडेंट, यहाँ हम CH3 मान लीजिए कोई एल्किल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे एल्किल ग्रुप CH3 ले लिया, तो ये कहलाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या कहलाता है? एसिटिक एनहाइड्राइड।
तो इस तरह से एक मेन एनहाइड्राइड का मेन कंपाउंड यही है डियर स्टूडेंट। एक भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा आपका, आपको दिक्कत नहीं जाने पाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट हम चलते हैं अगले कंपाउंड की तरफ जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजन वाले जो फंक्शनल ग्रुप हैं अब उनको हम देखते हैं, समझते हैं। NO2 को मैंने क्या बताया डियर स्टूडेंट, नाइट्रो। क्या बताया, नाइट्रो। NO2 को जब मैं नाइट्रो बता रहा हूं तो देखिए जैसे CH3NO2 हो गया, और यहां मान लीजिए मैंने ले लिया C2H5NO2। ओके, तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा जब भी नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा, NO2 की बात होगी, हम नामनक्लेचर में जो है नाइट्रो एल्केन सब समझते हैं। क्या समझते हैं, नाइट्रो एल्केन। ओके, एल्केन लगाना है, दैट इज इसका नाम पड़ जाएगा नाइट्रो, एक कार्बन है तो मेथेन, इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रोमेथेन। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, नाइट्रोमेथेन। अब यहाँ पे दो कार्बन है तो इसको हम पढ़ेंगे नाइट्रो एथेन। क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, नाइट्रो एथेन, क्योंकि इसका मेन फार्मूला मैंने आपको बताया नाइट्रो एल्केन। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट हम चलते हैं अमीनो ग्रुप की तरफ। अमीनो ग्रुप के बारे में भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कैसे इनका नाम अमीनो ग्रुप से रखा जाएगा, किस तरह से हम नामनक्लेचर करेंगे, समझेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट अभी जितनी भी कंपाउंड के बारे में चर्चा हुई सब ओपन चेन असाइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा हो रहा है। अभी हमने रिंग कंपाउंड को छुआ भी नहीं है ना। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है डियर स्टूडेंट दोनों में पाए जाते हैं, एलिफेटिक में भी पाए जाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में भी पाए जाते हैं। मतलब रिंग और ओपन है ना, दोनों प्रकार, क्लोज और ओपन दोनों प्रकार के रिंग्स में पाए जाते हैं, दोनों प्रकार कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एनहाइड्राइड के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं अमीनो ग्रुप की, किसकी, अमीनो ग्रुप की। अमीनो ग्रुप मतलब जैसे इसका मेन फार्मूला हो गया RNH2। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, RNH2, एल्किल एमीन। क्या हो गया, एल्किल एमीन, मतलब ये फार्मूला हो जाएगा CH3NH2। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मेथिल एमीन। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल एमीन। तो इस तरह से आप इसका नाम रख सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पर मैंने C2H5 ले लिया तो एथिल एमीन हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए यहाँ मैंने C3H7 ले लिया तो प्रोपिल एमीन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको जो है डियर स्टूडेंट बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं, नाम आपको समझ में आते चला जाएगा, आपके लिए सुविधाजनक रहेगी। अब हम डियर स्टूडेंट अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं, अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो हमारा क्या है, एमाइड ग्रुप। क्या है डियर स्टूडेंट, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। एमाइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका नाम कैसे रखा जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट एमाइड फंक्शनल ग्रुप की तरफ। ये एमाइड आपको दिखाई दे रहा है। एमाइड का जो डियर स्टूडेंट सिंबल है वो क्या है, CONH2। क्या है, CONH2। सिर्फ NH2 रहेगा तो एमीन हो जाएगा, CONH2 रहेगा तो एमाइड हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए CH3CONH2, तो इसका नाम देखिए डियर स्टूडेंट पड़ जाएगा एसिड, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ मैं इसको लिखूंगा एसिड, और एसिड में लगा दूंगा एमाइड। क्या लगा दूंगा डियर स्टूडेंट, एमाइड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एमाइड। तो इसका नाम पड़ जाएगा एसिटामाइड। क्या नाम पड़ जाएगा, एसिटामाइड। ओके, अब चलते हैं अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ डियर स्टूडेंट। अगले फंक्शनल ग्रुप क्या दिखाई दे रहा है आपको, साइनाइड दिखाई दे रहा है। CN मतलब साइनाइड ग्रुप है डियर स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर CH3 लगा दिया और यहाँ पर CN लगा दिया, उसका नाम पड़ जाएगा मेथिल साइनाइड। क्या नाम पड़ जाएगा डियर स्टूडेंट, मेथिल साइनाइड। ओके, अब लास्ट में आपको NC ग्रुप दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है ग्रुप, NC ग्रुप। यहाँ देखिए डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों पाया जा रहा है। तो मान लीजिए डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर C2H5 लिख दिया, NC रख दिया, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एथिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट मैंने आपको एक दो एग्जाम्पल देख करके लगभग जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उनसे आपको परिचित कराया, ताकि इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही आप नामनक्लेचर करें। और मैंने आपको बताया ये एल्किल ग्रुप बहुत ही जरूरी है, इनके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। और एल्किल ग्रुप कैसे बनता है, एल्किन में से एक हाइड्रोजन निकल जाने से बनता है, इसको भी मैंने आपको बतलाया। अब हम चलते हैं रिंग कंपाउंड की तरफ। रिंग कंपाउंड जो है उसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में मैं आपको वो सारे कंपाउंड्स के नाम बता दूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो आपके लिए यूजफुल होंगे, है ना। और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट यदि आपने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामनक्लेचर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लिंक पर क्लिक करें और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नामनक्लेचर कैसे होता है, उसका फार्मूला कैसे जनरेट होता है, वैलेंसी कैसे होती है, कैसे बनती है, कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, उसको आप देखें और इंजॉय करें। आइए डियर स्टूडेंट हम देखते हैं अब क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करते हैं।
क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसमें कार्बन, देखिए डियर स्टूडेंट, एक आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, अंदर में देखिए क्लोज स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। क्लोज स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि सिर्फ कार्बन की बीच में क्या पाई जा रही, स्ट्रक्चर पाई जा रही, कार्बन स्केलेटन पाई जा रही, कार्बन की रिंग पाई जा रही, सिर्फ कार्बन, देखिए कार्बन 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 की रिंग पाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कार्बन के साथ कोई दूसरा माने कार्बन की जगह कोई दूसरा एलिमेंट भी पाया जा रहा है। तो इस प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड को हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लेकिन जब एक ही प्रकार के दैट कार्बन का ही सिर्फ रिंग पाया जाएगा तो उसको होमोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब पूरा समान रहेगा रिंग, कार्बन का ही रिंग पाया जाएगा और यहाँ कार्बन के अतिरिक्त दूसरे एलिमेंट का भी पाया जाएगा, तो हो जाएगा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, तो डियर स्टूडेंट, होमोसाइक्लिक में भी दो डिवीजन है। होमोसाइक्लिक में दो डिवीजन है। पहला है एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या है डियर स्टूडेंट? एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये स्पेशली 6 कार्बन वाले होते हैं। 6 कार्बन वाला होना मतलब इसमें स्पेशली हमारा बेंजीन आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट? बेंजीन आता है। बेंजीन का फार्मूला आप जानते हैं, C6H6 होता है। क्या होता है? C6H6 होता है। तो यदि हम डियर स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर बनाए तो देखिए इस तरह से आपको कार्बन की चेन दिखाई देती है। ओके, और कार्बन चेन दिखाई देती है और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 6 हाइड्रोजन लगे हैं। तो चलिए हम 6 हाइड्रोजन को भी लगाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन लगा दिया। ये हाइड्रोजन इनसे किसी सिंगल बॉन्ड के द्वारा डियर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाएंगे? सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है। यहाँ पर आपको 4 दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको इस तरह से करते हैं, जैसे यहाँ डबल कर दिए, ये सिंगल है, फिर डबल कर दिए, फिर सिंगल, तो फिर इसको हमने डबल कर दिया। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 आपको सब जगह दिखाई देगी। 1 इधर, 2 इधर, 1 इधर, 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2, 3, एक हाइड्रोजन तरफ 4 हो गया। तो कार्बन की वैलेंसी 4 दिखाई देती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्रुप में भी लिख सकते हैं, या इसको इस तरह से रिंग बना करके भी डियर स्टूडेंट बीच में आप केकुलर स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा बेंजीन ही माना जाएगा। ठीक है, अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है जिसमें 6 कार्बन से क्या होती है? शुरुआत होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब डियर स्टूडेंट, जैसे ये हमारा, मैंने आपको बताया ये बेंजीन का स्ट्रक्चर जैसे है, तो सब जगह यहाँ पर हाइड्रोजन पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है डियर स्टूडेंट? हाइड्रोजन पाया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको समझते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके डेरिवेटिव्स को, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स और कैसे प्राप्त किए जाएंगे उसको हम देखते हैं, समझते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, और वो भी खास है क्योंकि आप बहुत सारे नेम वाले रिएक्शन पढ़ेंगे। नेमी रिएक्शन तो एलिफैटिक से और एरोमेटिक दोनों तरीके से समझाया जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कुछ कंपाउंड के, जैसे मैंने आपको बताया बेंजीन का स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बेंजीन डियर स्टूडेंट बना दे रहा हूँ। क्या बना दे रहा हूँ? बेंजीन। सब जगह हाइड्रोजन पाया जा रहा है, कार्बन का चेन है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ सिंगल बॉन्ड दिखा करके हाइड्रोजन दिखा दिया। इसका नाम क्या पड़ गया डियर स्टूडेंट? बेंजीन। क्या नाम पड़ गया? बेंजीन। फार्मूला क्या डियर स्टूडेंट? C6H6। ओके, अब डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसके एक हाइड्रोजन को हटा करके, ऊपर वाला जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है उस हाइड्रोजन को हटा करके यदि उसकी जगह मान लीजिए हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, तो फार्मूला तो हमारा हो जाएगा C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है, उसकी जगह Cl आ जाएगा तो हो जाएगा C6H5Cl। तो इसका नाम पड़ जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम पड़ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या नाम पड़ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट इसको हटा करके हम यहाँ पे NO2 डाल देंगे तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या? नाइट्रोबेंजीन। क्या नाम पड़ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, क्या नाम पड़ जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। और मान लीजिए डियर स्टूडेंट हम यहाँ से NO2 को हटा देते हैं। NO2 को हटा करके मान लीजिए हम इसको CH3 लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट टॉल्विन। क्या बोलते हैं? टॉल्विन। ठीक है, अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा करके हमने यहाँ पर NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया डियर स्टूडेंट। जब हम NH2 लगा देते हैं तो ये जो है हमारा क्या बन जाता है? ये कहलाता है एनिलीन। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट? एनिलीन। ठीक है, अब मान लीजिए डियर स्टूडेंट हमने उस हाइड्रोजन को, ऊपर वाले हाइड्रोजन को है ना हटा करके मान लीजिए उसके जगह मैंने यहाँ पर CHO लगा दिया, तो बेंजीन में एल्डिहाइड मिला तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट, मान लीजिए बेंजीन लिया हमने, लेने के बाद जो है हाइड्रोजन जो उसका निकाल करके मैंने हाइड्रोजन निकाल करके मान लीजिए यहाँ COOH डाल दिया, तो बेंजीन और ओइक एसिड मिलके हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? बेंजोइक एसिड। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसका नामनक्लेचर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है, मेन आपको मैंने बतला दिया डियर स्टूडेंट। उसके बाद चलिए और हम देखते हैं कि यहाँ पर और क्या खास बात है और क्या सीखने लायक है, उनको भी देखते हैं, समझते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में चर्चा हो गई। हेट्रोसाइक्लिक में मैंने आपको बतलाई दिया है, जैसे पिरिडिन एग्जांपल है, यहाँ पर नाइट्रोजन पाया जा रहा है कार्बन की चेन की जगह। उसके बाद एलिसाइक्लिक कंपाउंड, इनका जो बिहेवियर होता है एलिफैटिक, दैट इज जो हमारे एल्केन थे, एल्केन की जैसा होता है। इस वजह डियर स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट में एन लगा हुआ है, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया है। यहाँ आप देखिए 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया है, और यहाँ पर 4 कार्बन है तो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया है। इनका बिहेवियर एलिफैटिक के जैसा होता है ना। और इसमें बीच में जो है सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से एन भी लगा हुआ है लास्ट में। तो इनको हम देखिए रिंग कंपाउंड बना रहे हैं, इनको हम देखिए रिंग वाले को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, साइक्लिक वर्ड भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोब्यूटेन हो जाता है। ओके, तो इस तरह डियर स्टूडेंट राइट साइड में जो मैटर था मैंने उसको पूरा आपको समझा दिया। लेकिन नामनक्लेचर में कुछ और चीजें जरूरत पड़ेगी डियर स्टूडेंट, जो बच्चों को ज्यादा कंफ्यूज करता है। वह क्या है डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटर्नरी कार्बन एटम क्या होते हैं। क्या करिए स्टूडेंट, प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम और क्वाटर्नरी कार्बन एटम के बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये जो मैंने कंपाउंड्स लिख रखा है उसके हिसाब से देखिए क्या लिखा गया कि यदि 1 कार्बन ज्वाइंट विथ 1 कार्बन, यदि एक कार्बन किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हो, जैसे आप डियर स्टूडेंट इसको देखिए, ये सिर्फ बगल वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन एटम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डियर स्टूडेंट चर्चा करते हैं तो इसके बारे में देखिए, एक ऊपर भी जुड़ा है कार्बन से, एक राइट में भी जुड़ा है, एक लेफ्ट में जुड़ा है। 3 तरह से जब जुड़ा रहेगा, 3 कार्बन जुड़ा रहेगा, उसको टर्सरी कार्बन एटम बोलेंगे। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए, ए राइट में एक कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम बोलते हैं। मतलब एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो प्राइमरी कार्बन एटम, 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो सेकेंडरी कार्बन एटम, 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो टर्सरी बोलेंगे, और साथ ही साथ 4 कार्बन जुड़ा रहेगा तो क्वाटर्नरी या नियो कार्बन एटम बोलते हैं। तो आप डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए कार्बन देखिए, एक ऊपर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, इधर से भी जुड़ा है, इधर से 4 तरह से जुड़ा है। तो ऐसे कार्बन एटम को हम क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी या नियो कार्बन एटम बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो बच्चे लोग को ज्यादा कंफ्यूज करता है वह क्या है, जो ये शब्द जो आता है नॉर्मल, क्या आता है, नॉर्मल हाइड्रोकार्बन क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, आइसो हाइड्रोकार्बन और नियो हाइड्रोकार्बन, ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बताया गया है कि ऑल कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट इन स्ट्रेट लाइन, मतलब जितने भी कार्बन एटम होंगे वो स्ट्रेट लाइन में जुड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ब्यूटेन की बारे में बात हो रही है। ब्यूटेन का फार्मूला डियर स्टूडेंट जानते हैं, C4H10 होता है, किसका, ब्यूटेन का। तो यदि हम डियर स्टूडेंट इसका हम यदि अरेंजमेंट करें तो देखिए क्या कहते हैं, जैसे 4 कार्बन हम लेते हैं इस तरह से, है ना, तो हाइड्रोजन कितनी हमारे पास 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अर्थात यदि इसको हम लिखना चाहें डियर स्टूडेंट तो इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 रूप में लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई ब्रांच आपको डियर स्टूडेंट अब नहीं दिखाई दे रही है, ये एक सीधी रेखा में दिखाई दे रहे हैं, लीनियर या स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को जिनमें कोई ब्रांच नहीं पाया जाता, नो साइड चेन या नो ब्रांच, एकदम सीधी पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर एकदम सीधे होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, जिसको हम नॉर्मल हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है एन ब्यूटेन, एन पेंटेन। ओके, अब आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट ये आइसो हाइड्रोकार्बन क्या है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आइसो हाइड्रोकार्बन में ये CH3 ट्वाइस CH पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा डियर स्टूडेंट, CH3 ट्वाइस CH पाया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि CH3 ट्वाइस CH आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर CH3 ट्वाइस देखिए CH दिखाई दे रहा है ना। जब भी CH3 ट्वाइस CH ग्रुप पाया जाएगा, है ना, और वह क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा एक स्ट्रेट चेन से। देखिए यहाँ CH3 का एक स्ट्रेट चेन है,
CH2 CH3 का क्या है, जैसे मैंने आपको बताया इसका स्टेट चेन होता है। जब भी CH3 ट्वाइस CH जो है एक स्टेट चेन से जुड़ा रहेगा तो उसको हम आइसोहाइड्रोकार्बन बोलते हैं। लेकिन जब CH3 ट्वाइस की जगह ट्रायस हो जाए और CH की जगह C हो जाए और ये फंक्शनल ग्रुप जो है एक स्टेट लाइन से जुड़ा हो, तब इसको हम बोलते हैं नियो हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? नियो। आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए CH3 ट्रायस और C है और यहाँ पे देखिए स्टेट लाइन कंपाउंड से जुड़ा हुआ है ना। तो इस तरह से यह स्टेट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोहाइड्रोकार्बन बोलते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं CH3 ट्रायस C है, CH3 मतलब स्टेट चेन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको हम क्या बोल सकते हैं? न्यू हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आपने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर बहुत ही आसान होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरत की होती है, फंक्शनल ग्रुप, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। यदि आप उसको माइंड में रखें तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगेगा। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।